एक गांव में जानकी, उसका बेटा करण और बहू राधा साथ साथ हंसी खुशी रहते थे। करण और राधा एक निजी कंपनी में काम करते थे। जानकी घर पर रहकर घर का काम निपटाती थी और अपने बेटे और बहू की मदद किया करती थी। एक दिन जब करण और राधा स्कूटर से ऑफिस जा रहे थे, करण ने कहा, राधा, इन दिनों माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। जैसे ही हमें अगले महीने की तनख्वाह मिलेगी, हम उन्हें एक अच्छे अस्पताल में ले जाएंगे। हाँ करण, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि माँ ज्यादा बीमार हो गई है। उन्हें कितना भी समझाओ कि ज्यादा काम मत करो, थोड़ा आराम भी किया करो, पर वो मानती नहीं। इस बीच वे ऑफिस पहुँचे और अपने अपने काम पर लग गए। इस तरह कुछ दिन बीत गए। जानकी की तबीयत काफी खराब रहने से अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई। करण और राधा को बहुत दुख हुआ। कुछ दिन गुजरने के बाद कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। करण और राधा की नौकरी चली गई। हे भगवान, अब क्या होगा? हम दोनों की ही नौकरी चली गई। हमारी कंपनी तो पहले से ही घाटे में चल रही थी। अब उसका उबरना बहुत मुश्किल होगा। जल्दी दूसरी नौकरी की तलाश करनी होगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। 20 दिनों के बाद उनके पास जो थोड़ा बचा हुआ पैसा था, वो भी खत्म हो गया। करण और राधा ने नौकरी की बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिला। हे भगवान, कितने दिन हो गए हाथ पैर मारते, फिर भी अब तक हमें कोई काम नहीं मिला। यही तो समझ नहीं आ रहा राधा, मुझे चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। फिर दोनों घर आ गए। उस रात जब वे सो रहे थे, आधी रात को जानकी की आत्मा प्रेतात्मा के रूप में आई। करण, चिंता मत करो बेटा, मैं तुमको इस मुसीबत से निकालने का एक तरीका बताती हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम्हारे पापा के मरने से पहले हमारे पास एक ट्रक था। उनके मरने के बाद उसे तुम्हारे चाचा ने ले लिया। तुम उसे अपने चाचा से वापस ले लो और फिर उसे एक फूड ट्रक की तरह इस्तेमाल करना और पैसे कमाना। फिर तुम्हें किसी के भी काम की मांगने की जरूरत नहीं होगी। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गए। करण माँ माँ कहकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखाई दिया। राधा भी करण की आवाज सुनकर उठ बैठी। क्या हुआ करण, ठीक तो हो? ऐसे क्यों चिल्लाए थे? तब करण ने उसे बताया कि उसकी माँ ने सपने में क्या कहा था। तुम्हारी माँ ने जो कहा वो सच है करण। अगर हम सच में एक फूड ट्रक का काम करें तो हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तुम सुबह ही अपने चाचा के पास जाना और ट्रक वापस ले आना। सुबह करण अपने मामा के घर गया। अरे करण, तुम इतने दिनों बाद, कहो कैसे आना हुआ? चाचा जी, मरने से पहले माँ ने मुझसे कहा था कि मैं अपना ट्रक ले आऊं जो आपके पास है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लगता है तुम्हारी माँ से कोई गलती हुई है। अभी हम जो ट्रक चला रहे हैं वो तो हमारा है, तुम्हारे पिता का नहीं। तुम जा सकते हो। उसके चाचा ने झूठ कहा और करण को वहां से भेज दिया। करण अपने चाचा से बहस नहीं कर पाया और खाली हाथ घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने राधा को बताया कि क्या हुआ। जानकी की आत्मा को इस बारे में पता चला। वो आदमी ऐसे झूठ कैसे बोल सकता है? उस रात करण के चाचा घर पर सो रहे थे। अचानक उसने किसी को जोर से हंसते सुना। वो डर के मारे उठा और पूरे कमरे को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद सपना है और वो फिर सो गया। तब जानकी की आत्मा उसकी छाती पर बैठ गई और उसकी गर्दन दबाने लगी। करण के चाचा ने आंखें खोली और पिशाच को देखकर डर गया। जब मेरा बेटा यहाँ आया तो तुमने उसे झूठ बोल के यहाँ से चलता कर दिया। अगर तुम उसे ट्रक नहीं दोगे तो मैं कल इसी समय आकर तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई। उसके जाते ही करण के चाचा डर गए और सोचने लगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मेरा सपना है या सच, पर मैं जाकर उन्हें उनका ट्रक दे दूंगा, इसी में मेरी भलाई है। ऐसा सोचकर उसने वो ट्रक लिया और करण को दे दिया। करण, ये रहा तुम्हारा ट्रक, मुझे नहीं चाहिए ये अब। इतना कहकर वो वहां से चला गया। करण और राधा को कुछ समझ नहीं आया। ये जरूर मेरी माँ ने किया है। ऐसा सोचकर उसने उस ट्रक को एक फूड ट्रक में बदल दिया और अपना बिजनेस शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया और अपनी सभी परेशानियों को पीछे छोड़ उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। काशीपुर नामक गांव में विश्वनाथ नाम का एक व्यक्ति मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचता था। क्योंकि उसके मिट्टी के खिलौने बहुत मजबूत रहते थे, इसीलिए सभी उससे खरीदा करते थे। एक दिन विश्वनाथ का पुत्र कृष्ण उसके पास आया। पापा, मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात पूछना चाहता था। हमारे गांव में मिट्टी के खिलौने बनाने वाले तो बहुत से लोग हैं, लेकिन हर कोई उन्हें आपसे ही क्यों खरीदता है?
विश्वनाथ मुस्कुराया। मैं भी मिट्टी के खिलौने ही बनाता हूँ, क्योंकि वे आसानी से टूटते नहीं, इसीलिए लोग उन्हें मुझसे खरीदते हैं। इस बात को छोड़ो, तुम नौकरी की तलाश में गए थे ना, क्या हुआ? मैंने कई इंटरव्यूज दिए पापा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। चिंता मत करो, मेरा दोस्त रामचंद्र है ना, एक बार जाकर उससे मिलो, वो तुमको नौकरी दे सकता है। अगले दिन कृष्ण रामचंद्र के पास गया और बोला, अंकल मेरा नाम कृष्ण है, मैं विश्वनाथ जी का बेटा हूँ। देखो बेटा, मैं टैक्सी किराए पर देता हूँ, मैं तुम्हें भी एक टैक्सी दूंगा, तुम इसे चलाकर पैसा कमा सकते हो। मुझे कमाई का 50% दे देना बस, डीजल और गाड़ी के रख रखाव का तुम ही ध्यान रखना। अगले दिन कृष्णा ने टैक्सी लिया और उसे चलाने लगा। अरे क्या हुआ, ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। ओह, ये गियर बॉक्स भी इतना टाइट है, ये भी काम नहीं कर पा रहा। उसने उस टैक्सी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो टैक्सी काबू से बाहर हो गई और एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गई। कृष्णा बड़ी मुश्किल से बाहर आया। भगवान का शुक्र है मैं जिंदा हूँ, टैक्सी में कोई यात्री बैठा होता तो बहुत खतरनाक हो जाता। अब मैं रामचंद्र से क्या कहूँ? ऐसा सोचकर वो रामचंद्र के पास गया और उसे बताया कि क्या हो गया। ये सुनकर रामचंद्र ने सोचा, मुझे बलि का बकरा मिल गया। अरे मैंने तुम्हें एक नई टैक्सी दी क्योंकि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। क्या वो एक नई टैक्सी थी? वो जंग लगी पुरानी टैक्सी थी, ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे उसके। आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक नई टैक्सी थी? देखो कृष्ण, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, मेरी टैक्सी वापस लाओ, जैसी तुमने मुझसे ली थी वैसी की वैसी, नहीं तो पुलिस में रपट लिखा दूंगा। तुम जो चाहे करो, मैं डरता नहीं तुमसे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद पुलिस कृष्णा के घर आई। कृष्णा, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। क्यों सर, आप मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? तब एसआई ने उसे बताया कि क्या हुआ। इससे विश्वनाथ को रामचंद्र का चरित्र समझ में आ गया। सर, हम नई टैक्सी दे देंगे, लेकिन हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम आपके सामने ही देंगे उसे टैक्सी। एसआई ने कहा ठीक है और वहां से चला गया। विश्वनाथ ने पूरे सप्ताह कड़ी मेहनत की और एक सुंदर मिट्टी की टैक्सी बनाई। ये एक असल टैक्सी की तरह ही लग रही थी। 1 सप्ताह के बाद एसआई और रामचंद्र विश्वनाथ के घर आए और उस नई टैक्सी को देखा। सर, ये नई टैक्सी है, जांच लीजिए कि सब कुछ सही है या नहीं। एसआई ने उस टैक्सी को चेक किया और रामचंद्र को दे दी। मुझे ये टैक्सी पसंद है। इतना कहकर वो टैक्सी लेकर वहां से चला गया। फिर उसने सोचा, मैंने कृष्णा को एक पुरानी टैक्सी दी और एक नई टैक्सी ले ली, ये तो जबरदस्ती की लॉटरी लग गई। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो गया। तेज बारिश होने लगी। तेज बारिश के कारण टैक्सी पिघल गई। अगले दिन रामचंद्र अपनी टैक्सी को देखने बाहर आया। मेरी नई टैक्सी कहाँ गायब हो गई? टैक्सी कहाँ गई? ये सोचकर उसने थाने जाकर एसआई को सारी बात बताई। ऐसे कैसे गायब हो सकती है? आपको उस नई टैक्सी को लिए हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ। दूसरी बात कि विश्वनाथ और उसका बेटा गांव में नहीं है। चलिए ठीक है, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, घर जाइए। इतना कहकर उसने रामचंद्र को विदा कर दिया। एसआई ने उस टैक्सी की हर जगह तलाशी ली, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तब एसआई ने रामचंद्र को बुलाया और कहा कि टैक्सी नहीं मिली। लानत है, मैंने अपने लालच के कारण एक अच्छा सबक सीखा। उसे बहुत दुख हुआ। तब से रामचंद्र ने लालच छोड़ दिया और एक अच्छा इंसान बन गया।